आज का टॉपिक है छंद। छंद की व्युत्पत्ति जो है वह चद या फिर छद धातु में असुन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नियमबद्ध करना या आच्छादित करना। इसकी परिभाषा है कि जिस काव्य पंक्ति में गति, यति, लय, तुक, चरण, गढ़, वर्णों या मात्राओं की संख्या आदि का ध्यान रखकर हम शब्द योजना करते हैं तो उस पंक्ति को छंद कहा जाता है ना। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे गति, यति, लय ये क्या है, ये सभी इस वीडियो में हम लोग अच्छे से देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि छंद शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ है। तो छंद शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त, जो कि पुरुष सूक्त है, के 9वें मंत्र में छंद शब्द का उल्लेख मिलता है। छंद को वेद का पैर भी माना जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि छंद के जनक कौन है। तो वैदिक छंद के जो जनक है वो ब्रह्मा माने जाते हैं, लेकिन जो लौकिक छंद है इसके जनक जो है वह पिंगल मुनि माने जाते हैं। पिंगल मुनि का जो समय है यह 700 ईसा पूर्व है तथा उनकी जो रचना है उसका नाम है छंद सूत्र। पिंगल मुनि के नाम पर छंद को पिंगल कहा जाता है, जबकि छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि छंद के अंग कौन कौन से हैं। तो गति, यति, लय, तुक, चरण, वर्ण, मात्रा और गढ़ ये सभी छंद के अंग माने जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गति किसे कहा जाता है। तो किसी काव्य पंक्ति को हम बिना विराम यानी रुकावट के हम जहाँ तक पढ़ते हैं वह दूरी ही कहलाती है गति, है ना। जैसे हम लोग पढ़ें मंगल भवन अमंगल हारी, तो जो हम लोग इसमें जो पढ़ रहे हैं वही क्या कहलाएगी, गति, यानी बिना विराम यानी रुकावट का हम जहाँ तक पढ़ते हैं वही गति कहलाती है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यति किसे कहते हैं। तो किसी काव्य पंक्ति को पढ़ते समय विराम हेतु यानी काव्य को पढ़ते समय हम जहाँ रुकते हैं, है ना, तो विराम हेतु जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उस चिन्ह को ही यति कहा जाता है ना। और यति जो है यह 3 प्रकार का होता है। किसी भी छंद में यह 3 प्रकार की यति होती है। पहला है अर्ध यति जिसका चिन्ह ये है, दूसरा है पूर्ण यति जिसका चिन्ह ये है, और तीसरा है परिपूर्ण यति। अब हम लोग जानेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, जैसे एक उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे और श्याम हरे दुत हुए। तो किसी भी छंद में यह 4 चरण होते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा तथा ये चौथा। तो इसमें जो पहला और तीसरा है इसे विषम चरण कहा जाता है, और जो दूसरा और चौथा होता है उसे सम चरण कहा जाता है ना। तो विषम चरणों के अंत में इस अर्धयति का प्रयोग होता है। जैसे यह विषम है पहला और तीसरा, तो इसके अंत में किसका प्रयोग हुआ, ये अर्धयति का, ठीक है। और पूर्णयति का प्रयोग होता है सम चरण के अंत में। तो ये दूसरा है, ये सम चरण, इसके अंत में इसका प्रयोग हुआ। और जो पूर्णयति का प्रयोग होता है वह होता है छंद की समाप्ति। जैसे यहाँ पे छंद की समाप्ति हुई तो यहाँ पे इसका प्रयोग हो गया, है ना। तो यति 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लय किसे कहा जाता है। तो स्वरों के उतार चढ़ाव को लय कहते हैं, और लय से छंद की ग्राह्यता बढ़ती है। जैसे हम किसी भी छंद को एक लय एक स्वर से पढ़ते हैं, कैसे, जैसे ये है मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, है ना। तो हम किसी भी छंद को जिस लय से पढ़ते हैं वही क्या है, यह लय कहलाती है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि तुक किसे कहा जाता है। तो चरणों के अंत में एक समान ध्वनि या फिर वर्ण का आना ही क्या कहलाएगा, तुक कहलाएगा, ठीक है। जैसे ये हम लोग अभी उदाहरण देखें ये वाला, तो इसमें ये हारी आया है ना, ये हारी, और यहाँ भी ये हारी। जैसे मंगल वन अमंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजरा बिहारी, है ना। तो एक समान वर्ण का आना या फिर स्वर का आना, है ना, या फिर ध्वनि का आना ही क्या कहलाता है, यह तुक कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग चरण पढ़ेंगे कि चरण किसे कहा जाता है। तो छंद का जो चतुर्थ अंश चरण कहलाता है, और किसी भी छंद में न्यूनतम 4 चरण होते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं मेरी भवबाधाहारों में कि ये 4 चरण हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि वर्ण किसे कहा जाता है। तो स्वर युक्त लिखित ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहते हैं, जिस वर्ण में ये स्वर युक्त हो, स्वर से युक्त हो, स्वर जुड़ा हुआ हो, वही वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं। तो वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय है वही मात्रा कहलाता है। और काव्य शास्त्र में मात्रा के आधार पर वर्ण के जो 2 भेद होते हैं, पहला है लघु और दूसरा है गुरु। लघु का जो प्रतीक चिन्ह है वह यह है, और गुरु का इस चिन्ह द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। जो मात्रा में जो लघु और गुरु को जो लगाने का जो तरीका है उसको हम लोग इस वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझे हैं। अगर आपने इसे नहीं देखा हो तो इसे आप ज़रूर देखें, ठीक है।
अब हम लोग जानेंगे कि गढ़ किसे कहते हैं। तो 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं, है ना, तथा इनके 8 भेद यानी प्रकार होते हैं। जैसे यमाता, राजबान, सलगा, तो इसमें 8 हैं, जैसे यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़, ये 8 हैं, है ना। जैसे हम लोग लघु गुरु लगाते हैं, जैसे लिखा है, जैसे कोई भी ये वर्ड है ना, इसके आगे का 2 वर्ड लेके हम लोग इसका गढ़ बनाते हैं। जैसे ये है ना य, तो य के आगे हम 2 वर्ड लेंगे, तो ये आ गया माँ, और इसके आगे त है तो ता, 3 वर्ड बन गया। तो अ, ई, उ और इ जिस वर्ण में लगा रहता है वहाँ पे लघु का चिन्ह लगता है ना, और इसमें आ की मात्रा रहती है वहाँ पे ये गुरु का चिन्ह होता है ना। उसको इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझाएं, इसे आप जरूर देखें, ठीक है। तो यगड़, यह है ना, तो इसको कहेंगे यगड़, और यगड़ में कौन सी होती है, 1 लघु और 2 गुरु होता है, ठीक है। वैसे ही ये माँ, म है, मगड़ है ना, तो मगड़ के लिए पहले तो ये लिखेंगे माँ, है ना, और इसके आगे का 2 वर्ड लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा ता और ये रा, है ना। तो आ की मात्रा के लिए हम गुरु का प्रयोग करते हैं, तो ये गुरु, तो पे आ की मात्रा है तो गुरु, और र पे आ की मात्रा है तो गुरु। तो मगड़ में होते हैं 3 गुरु, ठीक है। वैसे ये तगड़, तो तगड़ है तो ये हम ता लिखेंगे, है ना, और इसके आगे का 2 वर्ड लिखेंगे, तो ये रा और ये ज। तो इसमें लघु गुरु हम कैसे लगाएंगे, तो त पे आ की मात्रा है तो होगा गुरु, र पे आ की मात्रा है तो गुरु, और ज पे अ की मात्रा है तो लघु। तो ये है ना। तो ये ऐसे ही 8 प्रकार हैं, ठीक है ना, इसको बनाने का, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए ये है स है ना, तो स के आगे वर्ड इनको लेंगे, है ना। वैसे में इनको गढ़ में नहीं शामिल किया जाता है, लेकिन ये मात्रा लगाने के लिए तो स के आगे 2 हम लेंगे वर्ड, तो ये ल है और ये ग है, तो सगड़ बनेगा, ठीक है। तो सगड़ में स में अ की मात्रा है तो लघु, ल में अ की मात्रा है तो ये, और ये ग में आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा गुरु, है ना, ठीक है। तो ये गढ़ 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।